नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल UGC नेट हिंदी साहित्य विद AB में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास यूनिट 1 और इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत हम पाली एवं प्राकृत भाषाओं का अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही आर्य भाषाओं के बारे में, उनके भौगोलिक क्षेत्र एवं उनके रचनाकार एवं रचनाओं के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा हम उसके अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं एवं बोलियों को भी देखेंगे। इसके पूर्व की कक्षाओं में हम अपभ्रंश, अवधी भाषा, ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का अध्ययन कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस कक्षा से संबंधित रिवीजन इन 1 मिनट सीरीज़ भी चलाई गई है, जिसमें आपको 1 मिनट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के सामान्य परिचय के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि भाषा के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, वह किस तरह से अलग अलग भाषा परिवारों में विभाजित की जाती है और वहाँ से भाषाएं जन्म लेती हैं। सामान्यतः 2 प्रकार के भाषा के वर्गीकरण हमें देखने को मिलते हैं। पहला आकृतिमूलक और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। आकृतिमूलक वर्गीकरण का आधार वाक्य और पद रचना है। इसके अन्य नाम रूपात्मक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण या वाक्यात्मक वर्गीकरण भी है। दूसरा वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण है, जिसका आधार अर्थतत्व या ऐतिहासिक तत्वों को लिया जाता है कि भाषा का इतिहास क्या था। उसके आधार पर हम भाषा परिवार का वर्गीकरण करते हैं। इसमें हम वंशात्मक, कुलात्मक वर्गीकरण भी इसको कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता, इन सब तत्वों को आधार बनाया जाता है। तो इसी के आधार पर हम भाषा परिवार देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। इसे आर्य परिवार के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में अक्सर आपके पूछा जाता है कि हिंदी जो है कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारोपीय भाषा परिवार। अब हम इन भाषा परिवारों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। इसमें यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय और अमेरिकी भूखंड प्रमुख है। यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया को मिलाकर जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत भारोपीय भाषा परिवार, जापानी कोरियाई भाषा परिवार, सामी हामी, द्रविड़, काकेसी, चीनी, ये भाषा परिवार आते हैं। और भारोपीय परिवार के अन्य नाम इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार भी है। इसमें जो आपके भारोपीय परिवार हैं, उसके अंतर्गत अंग्रेजी, रूसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, ये सारी भाषाएं जो है आती हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी भाषा जो है कौन से परिवार को बिलोंग करती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी जो है कौन से भाषा परिवार से आती है, तो आपका आंसर होगा भारोपीय भाषा परिवार। इस भाषा परिवार की भाषाओं को 2 समूहों में बांटा गया है कंठ ध्वनियों के आधार पर। तो पहला समूह है सतम और दूसरा समूह है केंतुम। सतम समूह में ईरानी और फारसी भाषा जो है आती है। इसमें दरद भाषा भी जो है आती है इसी के अंतर्गत। और केंतुम के अंतर्गत आती है केल्टिक, ग्रीक, इटालिक और जर्मनिक भाषाएं। सतम वर्ग के अंतर्गत आर्य भाषाएं या भारतीय भाषाएं भी आती हैं।
तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय भाषाएं जो है भारोपीय भाषा परिवार के कौन से समूह से आती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा शतम समूह से। इस परिवार की भाषाएं जो है यानी कि भारोपीय परिवार की भाषाएं जो है एक ही आदिम भाषा से निकली है। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। इसमें यूरोप, ईरान, अफ़गानिस्तान और पूरा उत्तर भारत शामिल है। यूरेशिया भूखंड में बोले जाने वाली अन्य भाषा है शामी भाषा। शामी हामी भाषा परिवार की एक शाखा है शामी भाषाएं। इस शाखा में अरबी जो है प्रधान भाषा है। ये भाषाएं मुख्य रूप से एशिया में बोली जाती हैं और इस परिवार की अन्य भाषाएं हैं अरबी, इब्रानी, अरामी, प्राचीन सुमेरियाई, हब्सी। इसके अलावा अगर अब हम यूरेशिया भूखंड के द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो द्रविड़ भाषा परिवार में आपके दक्षिण भारत की सारी भाषाएं जैसे कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये सारी भाषाएं जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है काकेसी, चीनी और जापानी कोरियाई भाषा परिवार जो कि यूरेशिया भूखंड में बोली जाती हैं। अब हम दूसरे में चलते हैं, अफ्रीका भूखंड। अफ्रीका भूखंड में सूडानी जो भाषा परिवार आता है। सूडानी से तात्पर्य सूडान में बोले जाने वाली भाषा से है। आप अफ्रीका के मैप में सूडान देश ढूंढकर उस क्षेत्र को देख सकते हैं। तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड में बोले जाने वाली भाषाएं। तो प्रशांत महासागर अगर आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं इसी प्रशांत महासागर की सीमा बनाते हैं। इस कारण से ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई भाषा परिवार जो है प्रशांत महासागरीय भूखंड के भाषा क्षेत्र में आते हैं। और इसके अलावा जो चौथा भूखंड है वो है अमेरिकी भूखंड, जहां अमेरिकी भाषा परिवार वाले भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा जो आपके परीक्षा में पूछी गई भाषा परिवार है वो है मुंडा भाषा परिवार, जो कि ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक शाखा है और इस परिवार की भाषाएं भारत और बांग्लादेश में बोली जाती हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे कि मुंडा का संबंध जो है बिरसा मुंडा से, अर्थात जो आदिवासी जनजाति हैं उनसे है। और इसमें आपके झारखंड वाले क्षेत्र जो है आते हैं। इसके अंदर कई जनजातियां जो है आती हैं, जैसे संथाली, हो जनजाति एवं अन्य झारखंड के क्षेत्र में बोली जाने वाली जनजातीय भाषाएं। इसके बाद हम देखते हैं आर्य भाषाएं। इसके अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, उर्दू, कोंकणी, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, रोमानी, असमिया, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं जो है आती है। तो इसको अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि आर्य भाषाओं के अंतर्गत हिंदी एवं भारत में बोले जाने वाली अन्य भाषाएं, तो उसमें कौन कौन सी आ जाएगी आपकी? संस्कृत भी भारत में बोली जाती है। पाली प्राकृत से तो हिंदी का जन्म ही हुआ है, तो वो तो आर्य भाषा के अंतर्गत आएगी ही। उसके अलावा जो आपका उड़िया है ना, असमिया है, गुजराती है, मराठी है, नेपाली है, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, बांग्ला, कोंकणी, तो ये सब जो है हमारे भारत की ही भाषाएं हैं। और इसके अलावा आप उर्दू और रोमानी भाषा को भी याद रख सकते हैं। इसमें जो आपका मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको भाषा परिवार में याद रखना है वो है कि अरबी जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है। आपके परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी भाषाएं जो हैं आर्य भाषा में शामिल है और कौन सी नहीं है। तो अगर आपको पता है यह फैक्ट कि अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है तो आपको एलिमिनेट करने में भी बहुत सहूलियत जाती है और इस तरह से आप सही आंसर तक जल्दी पहुंच पाते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप बिल्कुल याद रखिए।
तो आपकी अरबी जो है शामी परिवार की भाषा है। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्य भाषाओं के विकास के चरणों में। यदि हम आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के विकास क्रम को देखें तो इसे हम सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला, प्राचीन आर्य भाषाएं जो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती हैं। दूसरा, मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मानी जाती हैं। और आधुनिक आर्य भाषाएं जो 1000 ईस्वी से अभी तक चल रही हैं। तो प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं, जबकि मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट्ट आती हैं। ये वही आर्य भाषाएं हैं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी एवं भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं आती हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसके 2 भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ होती हैं। इसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। वहीं लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित होती है। इसका प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण है और पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में इसका भाषिक विवेचन हमें देखने को मिलता है। अगला है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश। पाली भाषा में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पाली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के क्या मत रहे हैं। कुछ विद्वान इसका अर्थ ग्रामीण भाषा से लेते हैं और कुछ मानते हैं कि यह प्राकृत का तद्भव रूप है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह मगध की भाषा है, अर्थात पाटलिपुत्र क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। पाटली से यह बाद में पाली हो गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह पंक्ति से उत्पन्न है, पंक्ति जो कि आगे चलकर पाली हो गई। बुद्ध के वचनों में प्रयुक्त पंक्तियाँ भी पाली भाषा से संबंधित हैं। इसके अलावा बौद्ध साहित्य को पालने वाली भाषा को भी पाली माना जाता है। पारखतीति बुद्ध वचन इति पाली, जिसमें बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई, वही पाली है। इस तरह हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य का पाली भाषा से एक संबंध है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक प्रमुख हैं। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, खुद्दक निकाय, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। सुत्त पिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। वहीं विनय पिटक जो है संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन है। इसके ग्रंथों में महावग्ग, चूल्लवग्ग, पाचित्य, पाराजिक और परिवार है। अभिधम्म पिटक जो है धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण है। इसके अलावा सम्राट अशोक की जो राजभाषा थी वो भी पाली भाषा थी। अब हम देखते हैं पाली भाषा के व्याकरण ग्रंथ, जिसमें कच्चायन और मुगलान द्वारा लिखे गए व्याकरण ग्रंथ आते हैं। कच्चायन द्वारा लिखा गया व्याकरण ग्रंथ पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें उन्होंने पाली भाषा की 41 ध्वनियाँ स्वीकार की हैं, जिसमें 8 स्वर और 33 व्यंजन हैं, जबकि मुगलान ने 43 ध्वनियाँ स्वीकार की हैं। व्यंजन उन्होंने 33 ही स्वीकार किए हैं, जबकि स्वर उन्होंने 10 स्वर स्वीकार किए हैं, अर्थात कच्चायन की अपेक्षा 2 स्वर बढ़ा दिए हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार पाली शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य बुद्ध घोष ने 5वीं शती में किया था। इन्होंने अट्टकथा साहित्य और विशुद्धिमग्ग जैसे ग्रंथ भी लिखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगली भाषा प्राकृत भाषा की ओर, जो कि मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था कही जाती है।
इसकी विकास अवस्था को किशोरीदास वाजपेयी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत प्राचीन प्रचलित जनभाषा को कहा जाता है और नमी साधु ने इसके संबंध में लिखा है, प्राक पूर्वकृतम प्राकृत, अर्थात पहले से बनी हुई भाषा प्राकृत है। दूसरा है द्वितीय प्राकृत, जो संस्कृत भाषा के सरलीकरण से बनी हुई मानी जाती है और इसके बारे में हेमचंद्र ने लिखा है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम वा प्राकृतम, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है, जबकि प्राकृत के बाद की भाषा अर्थात अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं प्राकृत के भेद। विभिन्न विद्वानों ने प्राकृत के कितने भेद स्वीकार किए हैं। तो इसमें पहला नाम है भरत मुनि का, जिन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में प्राकृत के 2 प्रकार के भेद स्वीकार किए हैं। एक है मुख्य प्राकृत और दूसरी है गौण विभाषा। मुख्य प्राकृत के अंतर्गत उन्होंने मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, बाहलिक और दक्षिणात्य अर्थात महाराष्ट्री ये भेद स्वीकार किए हैं। इसमें से आपके मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री ये जो 4 चीज़ें हैं, यही जो है आगे चलकर अपभ्रंश की स्थिति बनती हैं, जिससे मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश, इस तरह उसका विकास होता है। गौण विभाषा के अंतर्गत साबरी, आभिरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रजा, वनेचरी ये प्राकृत के भेद उन्होंने माने हैं। दूसरे विद्वान वररुचि ने अपने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत के निम्नलिखित भेद माने हैं: सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी और पैसाची प्राकृत। तो इन्होंने पैसाची प्राकृत एक नया भेद जो है माना, जिससे पैसाची अपभ्रंश का विकास होता है। फिर तीसरे क्रम में हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण ग्रंथ में 3 भेद माने हैं: आरशी अर्थात अर्धमागधी, फिर चूलिका पैसाची, फिर अपभ्रंश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। यह फैक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा हेमचंद्र को। अब बात कर लेते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। विभिन्न विद्वानों ने इसका वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है, जिसमें हार्नले, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, हरदेव बारी और भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण प्रमुख है। इसमें मैं जो है, चूँकि आपको अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए वह जो पार्ट है वो मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। वो आप हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले के अनुसार। हार्नले ने इसे 4 भागों में बांटा है: उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन, पूर्वी गौड़ियन और पश्चिमी गौड़ियन। उत्तरी में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी भाषा को, दक्षिणी में मराठी भाषा, पूर्वी में पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया भाषा और पश्चिमी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और सिंधी भाषा को रखा है। अगर आप इसे भारत के मैप से कनेक्ट कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर में हमारे नेपाल और पहाड़ी क्षेत्र पड़ते हैं, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पूर्वी में हमारे बांग्ला, असम और उड़ीसा पड़ते हैं, जबकि पश्चिमी में राजस्थान, गुजरात और पंजाब आते हैं। दूसरा वर्गीकरण है जॉर्ज ग्रियर्सन का। उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में यह वर्गीकरण दिया है, जिसमें उन्होंने 3 उपशाखाओं में इसे बांटा है: बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा के अंतर्गत
हमारा उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय और पूर्वी समुदाय आते हैं। इसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि आप भारत का मैप लीजिए, उसमें सबसे बाहर जो क्षेत्र हैं उसको इमेजिन कीजिए। उसमें आप देख सकते हैं कि सिंध प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और असम, ये जो सारे क्षेत्र हैं वो बाहर आते हैं। फिर मध्य में आपके पूर्वी हिंदी, जो मध्यवर्ती, जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ वाला, उसमें आपकी मध्य उपशाखा आ जाएगी। और भीतरी उपशाखा है ना, उसमें इन्होंने केंद्रीय समुदाय, पहाड़ी समुदायों को लिया है, जिसमें आपका जैसे कि नेपाल है ना, तो नेपाल के पास आप देख सकते हैं कि वो एकदम अंदर, मतलब भीतरी उपशाखा है। चीन और भारत के बीच में वो जो है शाखा निर्मित हुई है, तो इस कारण से पहाड़ी समुदाय को उन्होंने भीतरी उपशाखा के अंतर्गत रखा है। जबकि जो पश्चिमी हिंदी, ये पंजाब के कुछ क्षेत्र, मतलब जो भीतर वाले क्षेत्र हैं, इन सबको भी उन्होंने केंद्रीय समुदाय बना करके इस भीतरी उपशाखा में रखा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी को जॉर्ज ग्रियर्सन का यह वर्गीकरण जो है उतना उचित नहीं लगा। इस कारण से उन्होंने अपना एक अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। इन्होंने 5 क्षेत्रों में जो है भाषा का वर्गीकरण किया है: उदीच्य, प्रतीच्य, दक्षिणात्य, मध्य देशीय और प्राच्य। आप यहाँ भारत के मैप में देख सकते हैं, इससे आपको विजुअलाइजेशन में आसानी होगी। उदीच्य में आपके सिंधी, लहंदा और पंजाबी आते हैं। लहंदा का आपका मीनिंग है पश्चिमी, है ना, तो इसमें सिंध और पंजाब प्रदेश मुख्य हैं। फिर प्रतीच्य में आपके राजस्थान और गुजरात आते हैं, तो राजस्थानी और गुजराती वाला क्षेत्र हो गया। फिर दक्षिणात्य में आपके मराठी, महाराष्ट्र आता है। मध्य देशीय में पश्चिमी हिंदी वाला क्षेत्र आता है। और प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया वाले क्षेत्र शामिल हैं। बाद में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी इसको थोड़ा सा सुधार करके अपना एक अलग वर्गीकरण दिया, जिसमें उन्होंने राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को भी मध्य देशीय क्षेत्र में जो है इंक्लूड किया है, शामिल किया है। और बाकी अन्य चीज़ें जो है सेम सुनीति कुमार चटर्जी जैसा ही है। आगे यदि आप आर्य भाषाओं के कुछ चुने हुए भाषाओं के विशेषताओं के बारे में बात करें, तो आप याद रख सकते हैं कि लहंदा का शाब्दिक अर्थ जो है पश्चिमी होता है। गुजराती लिपि में शिरोरेखा नहीं होती है और ओडिया की लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों की तरफ। हिंदी की उपभाषाएं जो है मुख्यतः 3 अपभ्रंशों से निर्मित हुई है: सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, वहीं अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास और मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, जिसे हम ढूंढानी भी बोलते हैं, ये बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 प्रकार के वर्गीकरण हैं: ओकार बहुला और आकार बहुला। ओकार बहुला में ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली बोली आती है, जबकि आकार बहुला में खड़ी बोली, जिसे कौरवी या दहलवी भी कहा जाता है, हरियाणवी, जिसे बांगरू कहा जाता है, और दक्षिणी, जिसे हिंदवी या गुजरी कहा जाता है, ये बोलियां जो है आकार बहुला में शामिल हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, जिसे हम पूर्वी कोसली और बैसवाड़ी के नाम से भी जानते हैं, यह और बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं शामिल हैं। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली आती है। यहाँ पर मैंने एक चार्ट रखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत
राजस्थानी पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी जो है विकसित हुई हैं, जबकि उनकी जो बोलियां हैं वो कुछ इस तरह से दी हैं। लेकिन इसमें जो क्षेत्र जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि कौन सी बोली का क्षेत्र कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम राजस्थानी उपभाषा, जिसे हम ट वर्ग बहुला भाषा भी कहते हैं, वो उनके अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियों के क्षेत्र। तो मारवाड़ी जो बोली है वो जो है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, इन सब जगहों पर बोली जाती है। मैं इसमें सभी क्षेत्र का नाम मेंशन ना करके केवल चुनिंदा क्षेत्रों के नाम जो है आपको पढ़कर बता रही हूँ। आप इसे बाद में पूरे क्षेत्र आपको जो जो याद हो पाए वो आप याद रख सकते हैं। और इसे याद रखने के लिए आप जो है भारत के मैप का उपयोग करिए। उसमें जो है मार्क करके आप याद रखिए, उससे आपको याद रखने में आसानी होगी। और आपको इसके अलावा जो है भारत के क्षेत्रों के नाम पता होने चाहिए, तभी आप जो है इसे याद रख पाएंगे। जैसे अगर मैं राजस्थान की ही बात कर लूँ तो राजस्थान को आप जो है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी, ये 4 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं मैप में। और देख सकते हैं कि उसमें जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, तो ये सबको मिला के आप मारवाड़ी का क्षेत्र बना लीजिए। फिर जहाँ जहाँ पे उज्जैन, इंदौर, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, ये सारी चीज़ों को मिला कर के मालवा का क्षेत्र जहाँ पे रानी अहिल्याबाई का शासन था, तो वहाँ की बोली है मालवी। फिर है मेवाती में अलवर, गुड़गांव, भरतपुर का क्षेत्र। जयपुर में कोटा जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोचिंग सेंटर है ना, झालावाड़, तो यहाँ पे जयपुरी बोली जो है बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी में नैनीताल, जो कि आपके उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, वो उत्तराखंड, नेपाल के आसपास वाले। और गढ़वाल, टिहरी, चमोली, ये सब भी वहीं पर के क्षेत्र हैं। जैसा कि आप इस मैप के सेक्शन में देख सकते हैं। आई होप कि आपको इससे कुमाऊनी और गढ़वाल वाला क्षेत्र स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत जो ब्रज भाषा वाला क्षेत्र है, जो कि आपको मैं ब्रज भाषा के क्लास में अच्छे से बता चुकी हूँ कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र जो है ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसमें मथुरा, आगरा, बरेली, ग्वालियर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग, ये सारे क्षेत्र जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। कन्नौजी में कानपुर और पीलीभीत और इटावा, ये 3 जो है मुख्य हैं, कानपुर, पीलीभीत और इटावा। फिर बुंदेली बोली के लिए झांसी, हमीरपुर, छतरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, ये यहाँ जो है बुंदेलखंड वाला जो एरिया है जो आप भारत के मैप में देख पाएंगे। फिर इसके बाद है आपकी खड़ी बोली वाला क्षेत्र, जो कि आपको खड़ी बोली की क्लास में अच्छे से बताया जा चुका है। और ये जो कुरु प्रदेश है, कुरुक्षेत्र से संबंधित है। यहाँ दिल्ली, आगरा, मेरठ और पानीपत, इन चारों जगह के विषय में मैंने आपको बताया था कि ये चारों जगह जो है एक बात में समानता रखती है कि ये चारों जगह जो है लड़ाइयाँ सत्ता के लिए हुई हैं। यही कारण रहा कि आपको खड़ी बोली पर विदेशी भाषाओं का भी प्रभाव देखने को मिल जाएगा। फिर है हरियाणवी बोली, जो दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर दक्षिणी हिंदवी या गुजरी बोली, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र, जो दक्षिण से ही आप समझ सकते हैं ना कि दक्षिण वाले हिस्से में बोली जाएगी, तो वहाँ बोली जाती है। और महाराष्ट्र को दक्षिणात्य भी बोला जाता है, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तो दक्षिण के क्षेत्र हैं ही। फिर है पूर्वी हिंदी, तो इसमें आपकी अवधी बोली जो है आती है, जो कि मैं आपको
प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। इसमें अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद वाले क्षेत्र आते हैं, जबकि बघेली में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे कि जबलपुर, रीवा, बांदा, फतेहपुर, ये क्षेत्र जो है बघेलखंड का जो पठार है ना आपका, वो वाले क्षेत्र आते हैं। फिर छत्तीसगढ़ी जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है, तो इसमें छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं, जैसे अगर आपको छत्तीसगढ़ के ज़िलों के नाम याद होंगे तो आप इस क्षेत्र को आराम से याद रख पाएंगे। सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नांदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़, कोरिया, तो ये सारे जो है छत्तीसगढ़ के ज़िलों के ही नाम हैं। फिर है आपका बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी आता है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड क्षेत्र में बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? बलिया ज़िले में, गाजीपुर, वाराणसी, है ना, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, कुशीनगर जो है आपके बुद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कुशीनगर जो है क्यों प्रसिद्ध है। और भोजपुरी जो है, इसके अलावा पश्चिमी चंपारण जहाँ पे आपका आंदोलन हुआ था, गांधी जी के आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है ना, तो वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। और रोहतास, सासाराम, छपरा, इन सब क्षेत्रों में। झारखंड में तो रांची और पलामू जो है फेमस है ही। और मगही बोली जो है बिहार और झारखंड क्षेत्र में बोली जाती है। पटना, गया, नालंदा, औरंगाबाद, है ना, भागलपुर, झारखंड के ये पलामू, तो पलामू में देखो भोजपुरी भी बोली जाती है, मगही भी बोली जाती है। और इसके बाद है मैथिली, जो कि आपके चंपारण, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, ये क्षेत्र में बोली जाती है। अगर आपने मैला आंचल उपन्यास पढ़ा होगा तो उसमें आपको पूर्णिया करके एक गांव का जिक्र मिलता है, तो वहाँ की भाषा जो है मैथिली है। तो वहाँ संथालों का भी जिक्र मिलता है, इसलिए यहाँ पे इस उत्तरी संथाल परगना भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि मैथिली जो है इस क्षेत्र की भाषा है। ये उपभाषा और बोलियों वाला जो सेक्शन है, जिसमें हमें भौगोलिक क्षेत्र को याद रखना रहता है, वो जो है थोड़ा सा बोरियत और थोड़ा कठिन सेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी को भारत के मैप के थ्रू जाएंगे और डेली एक एक सेक्शन देखेंगे, एक एक क्षेत्र देखेंगे, जैसे भारत के मैप को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें जो हैं थोड़ी आसानी से, अपेक्षाकृत आसानी से याद हो जाएंगी। और आप डेली देखेंगे तो विजुअल चीज़ें जो है ज़्यादा एग्ज़ाम में याद आती हैं, तो इस कारण से भी आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो सकती हैं अगर आप एक मैप बना के रखते हैं और उसे अपने सामने चिपका लीजिए, डेली देखिए उसको, तो आप याद भी नहीं करेंगे तो भी आपके माइंड में वो जो विजुअल इफ़ेक्ट है वो छप जाएगा, तो उससे वो आपको याद रहेगा। अब हम आगे देखते हैं हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां और उनके नामकरणकर्ता। तो हिंदी साहित्य के भाषा के विकास क्रम में ऐसे बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग भाषा का नामकरण किया है। तो उन नामकरणकर्ताओं के नाम जो है अभी हम इसमें देख लेते हैं। जैसे कि खड़ी बोली, जैसे कौरवी भी कहा जाता है, इसका नाम रखा है राहुल सांकृत्यायन ने। ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का नाम रखा। बांकीदास ने डिंगल बोली का। ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रज बोली का। इस ब्रज बोली का जिक्र जो है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी किया हुआ है, जिसमें ये फैक्ट मैंने बताया था कि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रज बोली का नामकरण किया है बांग्ला क्षेत्र में, है ना। और ग्रियर्सन ने बिहारी भाषा का नामकरण किया। ये वही ग्रियर्सन है जिन्होंने कहा था कि बिहारी के जो बिहारी लाल हैं, कविवर बिहारी लाल, है ना, रीतिकाल के कवि, तो उनके बारे में इन्होंने क्या कहा था कि बिहारी सतसई का जो मुकाबला जो है यूरोप के कोई भी कवि नहीं कर सकता है। तो वो इतने फ़ैन हो गए थे उसके, है ना। और फिर है रेमंड। तो रेमंड ने भोजपुरी बोली का नामकरण किया और कोलब्रुक ने मैथिली बोली का नामकरण किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण। इसमें हम देखेंगे
कि कौन सी बोली जो है किस तरह की उच्चारणगत विशिष्टता रखती है। जैसे ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब आपकी पश्चिमी भाषाएं हैं, है ना, पश्चिमी बोलियां हैं। तो ये ओकार बहुला बोलियां हैं, तो ओकार बहुला के अंतर्गत आएंगी। वहीं कौरवी और दक्षिणी आकार बहुला है। अवधी और बघेली जो कि पूर्व में आती हैं, इनको आप उकार बहुला या उदासीन आकार बहुला बोल सकते हैं। भोजपुरी जो है इकार बहुला भाषा है। तो इस तरह ये फैक्ट्स जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो बोलियां हैं उनका विकास जो है कौन कौन से अपभ्रंश से हुआ है। हालांकि ये मैं आपको अपभ्रंश वाले क्लास में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मैं यहाँ पर भी आपको रिवाइज़ करवा दिए रही हूँ। पहला है मारवाड़ी का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। जयपुरी का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन उपनागर रूप से। मालवी को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। जो बुंदेलखंड और मारवाड़ी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ के बीच वाले क्षेत्र में ही मालवा जो है बसा हुआ है। इस कारण से मालवी को इन दोनों के बीच का पुल माना जाता है, और यही कारण रहा कि ये भाषा जो है बुंदेली बोली और मारवाड़ी बोली का जो है संक्रमण भाषा जो है बनी। फिर है पूर्वी हिंदी उपभाषा। इसमें जो है आपकी भाषा आती है अवधी, जिसका उदय जो है मध्य देशीय अवहट्ट से माना जाता है। बघेली का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से माना जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ी का दक्षिणी रूप से माना जाता है। दोनों भले ही अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, किंतु एक जो है क्षेत्रीय रूप से विकसित हुई है और एक जो है दक्षिणी रूप से। पहाड़ी हिंदी उपभाषा। तो पहाड़ी हिंदी में आपका वो जो केदारनाथ वाला क्षेत्र है, गढ़वाल और कुमाऊनी, वो आप याद कर लें, अपने माइंड में विजुअलाइज कर लें। केदारखंड के क्षेत्र को गढ़वाल कहते हैं और यहाँ की बोली है गढ़वाली। और नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ ये वाला क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं कुमाऊनी। आज की क्लास जो है थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। वो जो है हम अभी करने वाले हैं, बस थोड़ी देर बाद फिर आपकी क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब हम देख लेते हैं हिंदी के व्याकरण ग्रंथ, जो कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से संबंधित व्याकरण ग्रंथ हैं। तो इसमें एक है ब्रजभाषा का व्याकरण, जो मिर्जा खां ने लिखा है, जिसे हिंदी व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। दूसरा है हिंदुस्तानी ग्रामर, जिसे हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, और इसे लिखा है जॉन गिल क्राइस्ट ने 1790 ईस्वी में। और हिंदी शब्दानुशासन, जिसे हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, जो कि भाषा विज्ञान से सम्मिलित है, इसे लिखा है किशोरीदास वाजपेयी ने। इसके अलावा कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। तो इस क्लास में हमने दो हिंदी व्याकरण से संबंधित पाणिनि वाले फैक्ट देखे। एक है हिंदी व्याकरण का पाणिनि, तो वो कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को, और प्राकृत का पाणिनि वो कहा जाता है आपके हेमचंद्र को। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। और किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है हिंदी शब्दानुशासन, और जॉन गिल क्राइस्ट ने लिखा है हिंदुस्तानी ग्रामर। ये भी आप याद रखें, ये आपके सही जोड़ी मिलान में आता है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी क्लासेस जो हैं यूनिट 1 की ही हैं और हमारे इस चैनल पर कवर की गई हैं। अगर आपको अपभ्रंश, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए हो, तो आप इस प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। आगे अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि किशोरीदास वाजपेयी ने क्या लिखा है, हिंदी शब्दानुशासन। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? मैंने कुछ इस तरह से याद किया था
कि वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे भारत के, तो इस कारण वो शासन किए थे। तो मैं याद रखती हूँ कि किशोरीदास वाजपेयी, वाजपेयी का संबंध जो है शासन से है, तो शब्दानुशासन। तो किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी शब्दानुशासन। इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। फिर अभी हमने देखा कि कामता प्रसाद गुरु, जिसे कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है ना। तो इन्होंने क्या लिखा है, तो हिंदी व्याकरण ही लिखा होगा, तभी तो हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा गया है। तो ए का हो जाएगा आपका 2 और बी का हो जाएगा आपका 4। तो देखिए आप ऑप्शन में कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो उदय नारायण तिवारी ने आपका लिखा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जो कि आपका ये यूनिट का शीर्षक ही है, हिंदी भाषा और विकास। तो उदय नारायण तिवारी आप याद रख सकते हैं। और फिर है रामविलास शर्मा, भाषा और समाज। आप जो है ऐसे सही जोड़ी मिलान वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं होती। यदि आप जो है मुख्य 1 या 2 चीज़ों को भी जानते हैं तो भी आपका आंसर जो है तुरंत निकल करके आ जाता है। तो आपको पूरे चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो आपकी मुख्य चीज़ें हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड जो मुख्य चीज़ें हैं, आप वही बस याद करिए। सबको याद करने की दौड़ में मत शामिल होइए। दूसरा क्वेश्चन है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। तो आपका मुंडा भाषा परिवार मैंने आपको बताया था कि झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र से आता है। साथ ही मुंडा जो है बिरसा मुंडा से कनेक्टेड है। बिरसा मुंडा यानी कि संथाल जनजाति से कनेक्टेड है। और ये कहाँ पे आती है आपकी, वो जो छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया है, जो कि आपके झारखंड के पास ही आता है। अगर आप इंडिया के मैप में छोटा नागपुर का पठार देखेंगे तो वही वाला क्षेत्र है, तो इस कारण इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली का लघुत्तम रूप है। तो बोली का लघुत्तम रूप क्या हो जाएगा, देखिए एक करके चलते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि ये हमने जैसे अभी पढ़ा नहीं है तो हम एक करके चलेंगे। एक है व्यक्ति बोली, फिर है उपबोली, फिर सहायक बोली, फिर वर्ण। तो वर्ण तो बोली नहीं होती है, तो वो हटा दो। फिर सहायक बोली, तो सहायक बोली तो लघुत्तम नहीं हो सकती, उससे भी छोटी होती है ना। तो उपबोली में से भी छोटी होती है व्यक्ति बोली, क्योंकि वो व्यक्ति एक ही व्यक्ति के द्वारा बोली जा रही है। एक व्यक्ति की जो भाषा है वो भी तो बोली हो सकती है, चाहे उसको एक ही व्यक्ति क्यों ना बोले। तो इस कारण से जो व्यक्ति बोली है वो लघुत्तम रूप आपका हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार यानी आपके जो भारत के दक्षिण क्षेत्र हैं, मतलब दक्षिण क्षेत्र के जो राज्य हैं वहाँ की बोलियाँ। तो उड़िया तो आपके ऊपर में है। बांग्ला भी ऊपरी हिस्से मतलब पूर्वी हिस्से में है। असमिया भी पूर्वी हिस्से में है। और कन्नड़ है आपके दक्षिणी हिस्से में, कर्नाटक की बोली है। तो वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो देखिए ये तो हमने पढ़ा नहीं था, है ना, लेकिन आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बनारस, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं अपभ्रंश वाले क्लास में, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो भारोपीय परिवार यानी कि आपके भारत और यूरोप यानी एशिया और यूरोप वाला क्षेत्र। तो इसमें देखो मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो मलयालम जो है कहाँ की भाषा है, दक्षिण क्षेत्र की, दक्षिण यानी द्रविड़। तो ये वाला जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। फिर है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो शुरू में ही हमने इस क्लास के स्टार्टिंग में पारिवारिक वर्गीकरण देखा था, जिसका आधार होता है अर्थ तत्व या इतिहास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। वैसे तो ये हम जब हम लिपि पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ब्राह्मी लिपि पहले आई, फिर गुप्त लिपि,
फिर गुप्त से कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो ये हम देवनागरी लिपि में अच्छे से पढ़ेंगे। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत, जो कि केवल एक ही बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, पर आगे भी पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। एक है धातु सिद्धांत, फिर यों ही हों सिद्धांत, इंगित सिद्धांत और संपर्क सिद्धांत। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपको पता नहीं है उस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो बी ऑप्शन है वो कैसा है कि थोड़ा चाइनीज़ टाइप का लग रहा है, चाइनीज़ जापानी टाइप का, यो ही हो सिद्धांत, है ना। तो फिर इसका जो है इधर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो स्वील, रेवेज, राय, नॉयर, हेज। तो स्वील, रेवेज, राय, हेज ये तो थोड़ा ठीक ही लग रहा है, लेकिन जो नॉयर है तो वो आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये बी का जो ऑप्शन है वो जो है आपके फोर्थ ऑप्शन से जाके मैच करेगा। ऐसा मतलब ये आपके तुक्के लगाने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा होता है। कई बार आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको कुछ तो लगाना पड़ेगा वहाँ पे लॉजिक, जिससे आप सही आंसर तक पहुँच सकें। तो आप ऐसा सोच सकते हैं। तो यदि हम ऐसा सोचते भी हैं तो भी हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, सी और डी, जिसमें से आपको सही आंसर तक पहुंचने के लिए एक और सिद्धांत का सही विकल्प जानना आवश्यक है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि धातु सिद्धांत दिया था हेज ने। तो इस तरह से ए का हो जाएगा 5। तो जैसे ही आपको ये पता चलेगा तो आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इंगित सिद्धांत जो है आपका दिया है राय ने, और संपर्क सिद्धांत जो है आपका रेवेज ने दिया है। यदि मुझे भाषा की उत्पत्ति के संबंध में और भी सिद्धांत मिलते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि उन सभी को एक जगह इकट्ठे करके उनके प्रतिपादकों के साथ रिवीजन इन 1 मिनट वाले सीरीज़ में आपके 1 मिनट का वीडियो बना करके डाल दूं, ताकि आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वहाँ कवर हो जाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो आपको कौन सी भाषा याद रखनी है, तो वो है अरबी भाषा, जो आपकी आर्य भाषा में शामिल नहीं है बल्कि शामी हामी भाषा परिवार में शामिल है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, फिर से पूछा है। तो इसमें आप देखिए यूनानी, प्राकृत, लैटिन, तुर्की। तो देखिए प्राकृत भाषा तो आर्य भाषा है, यूनानी और लैटिन ये भी आपकी आर्य भाषाएं हैं, लेकिन जो तुर्की भाषा है, तुर्की भाषा जो है आपकी आर्य भाषा नहीं है, क्योंकि वो हमारे आर्य भाषा परिवार का क्षेत्र ही नहीं है ना। तो इस कारण से वो खाड़ी के साइड आता है, वो दूसरे भाषा परिवार में शामिल है, कुछ अल्ताई भाषा परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, भारोपीय परिवार में केल्टिक आता है, जर्मनिक आता है, इटालिक आता है, लेकिन सियोयन हमने कहीं नहीं पढ़ा था, तो सियोयन जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो पूर्वी समुदाय यानी कि आपका असम, बंगला, उड़ीसा वाला क्षेत्र है ना। तो मराठी जो है आपके पश्चिम साइड, दक्षिण साइड है, दक्षिणात्य बोलते हैं उसको। तो इस कारण से मराठी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी बोली आकार बहुला है। अब आकार यानी जिसके लास्ट में आकारांत आता है, तो आना जाना खाना पीना किसके हैं, खड़ी बोली के। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। फिर से वही सेम क्वेश्चन, तो अरबी भाषा जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब PYQs में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किसी भी तरह से सेम क्वेश्चंस नहीं, अलग अलग पैटर्न में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। तो शामी में तो देखो अरबी है,
इब्रानी हफ्सी भी हमने पढ़ा था, लेकिन फ़ारसी जो है क्या है, आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है, तो फ़ारसी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर है आपका, संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? तो इसमें ऑप्शंस हैं रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, जिन्होंने कहा था कि संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? तो बिहारी यानी कि भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये वाली बोली है ना, तो ये तो आती है, छत्तीसगढ़ी नहीं आती। छत्तीसगढ़ी आपके किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। फिर है आपका बोली और उनके क्षेत्र को सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, जिसमें है पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी और मगही। तो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो तो आपके गढ़वाल से और शिमला से संबंधित रहेगा। तो अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप 1 और 3 जो है ए और बी में आएगा स्टार्टिंग के ऑप्शंस में, ये तो आपको समझ आ गया। तो देखो कि ए और बी में 1 और 3 वाला कौन सा है ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन सी, जहाँ पे 3 और 1 हैं। अगर यहाँ पे 1 और 3 भी रहता तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन और कोई भी ऑप्शन में ए और बी में 3 और 1 नहीं है, तो इस कारण से हमारा ऑप्शन सी ही सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बाकी 2 को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। भोजपुरी का क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? गाजीपुर। मगही का क्या हो जाएगा आपका? पटना, है ना। और पश्चिमी पहाड़ी का आपका हो गया शिमला, और मध्यवर्ती पहाड़ी का आपका हो गया गढ़वाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? देखिए ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, तो अरबी भाषा, है ना। और इसका मतलब क्या है कि फ़ारसी, लैटिन और यूनानी भाषा जो है आर्य भाषा में आती है, ये भी याद रखना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पूछा है कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो तुर्की नहीं है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। इसका मतलब अंग्रेजी, संस्कृत और प्राकृत आर्य भाषा में शामिल है। निम्नलिखित भाषाओं को उनके क्रम में विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दिया है सौरसेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो देखिए सबसे पहले आई थी आपकी प्राकृत भाषा, फिर आई थी अपभ्रंश, तो सौरसेनी अपभ्रंश का ही है, फिर आई थी पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी, यानी कि 2, 1, 4, 3। तो ये आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस जो हैं कैसी लग रही हैं, और अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी विद AB को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे इंस्टाग्राम में हैं वो भी हिंदी विद AB हमारे इंस्टाग्राम चैनल में फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को सर्च करने के लिए आप UGC नेट हिंदी साहित्य यूनिट 1 ऐसा लिखेंगे लाइव विथ AB करके, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। और चूँकि ये चैनल जो है मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है, तो आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करने की कोशिश करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। तो इसी के साथ मैं जो है आज की क्लास समाप्त करती हूँ। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।